नमस्कार। भारत और पाकिस्तान ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कई सीमा विवाद आ जाते हैं, है ना? पर एक ऐसा भी विवाद है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये है 96 किलोमीटर लंबी एक दलदली पट्टी। नाम है सर क्रीक। अब देखने में तो ये छोटा सा इलाका लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और उलझा हुआ मामला है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा नक्शे पर नजर डालते हैं कि ये है कहाँ। देखिए, सर क्रीक भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ठीक बीच में है। ये विशाल रन ऑफ कच्छ को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं है, ये तो एक जीती जागती भौगोलिक पहेली है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम सर क्रीक के बारे में जानेंगे, इसकी कहानी यानी कि इतिहास को समझेंगे, दोनों देशों के तर्कों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है, और हाँ, ये भी कि ये विवाद आज तक सुलझा क्यों नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर क्रीक का भूगोल, मतलब इसकी बनावट ही इसे इतना अनोखा और कह सकते हैं मुश्किल क्यों बना देती है। इसे डायनामिक बाउंड्री जोन भी कहते हैं और ये नाम इसे बिल्कुल सही बयां करता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सर क्रीक कोई सीधी सादी नदी नहीं है। ये एक टाइडल एस्चुअरी है, मतलब एक ऐसी जगह जहां नदी समुद्र से मिलती है और समुद्र का ज्वार भाटा, आप जानते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड, वो पानी के लेवल को और बहाव को लगातार, मतलब हर घंटे बदलता रहता है। तो सोचिए जरा, पानी का लेवल भी बदल रहा है, पानी का रास्ता भी फिक्स नहीं है। मॉनसून में पानी भर जाता है, गर्मियों में सूख जाता है। इन सब चीजों की वजह से यहाँ कोई पक्की लाइन खींचना, मतलब बॉर्डर बनाना, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आप ही बताइए, जब जमीन ही अपनी जगह पर नहीं टिक रही तो उस पर लकीर कैसे टिके भी। तो ये तो हुई इसकी ज्योग्राफी की बात, पर इस पहेली में सिर्फ भूगोल का ही एंगल नहीं है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पेंच भी फंसा हुआ है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस विवाद की जड़ें कहाँ हैं। कहानी शुरू होती है 1914 में, अंग्रेजों के जमाने से। उस वक्त सिंध और कच्छ के बीच एक बाउंड्री बनाई गई, पर जो दस्तावेज था वो साफ नहीं था, मतलब उसके दो मतलब निकाले जा सकते थे। फिर आया 1947, भारत का बंटवारा हुआ, कच्छ भारत में आया और सिंध पाकिस्तान में। और बस, जो एक छोटा मोटा इलाकाई मुद्दा था, वो अब दो देशों के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद बन गया। मामला इतना पेचीदा था कि 1968 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी इसे सुलझा नहीं पाया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। दोनों देश अपने अपने दावे को सही साबित करने के लिए क्या तर्क देते हैं। यहीं आकर मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये पूरा खेल कानूनी दांवपेच का है। देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि 1914 के दस्तावेज के हिसाब से क्रीक का जो पूर्वी किनारा है वो बॉर्डर है। इसका सीधा मतलब हुआ कि पूरी की पूरी सर क्रीक पाकिस्तान की है। वहीं भारत कहता है, नहीं, ऐसे नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बॉर्डर पानी के बीच से गुजरना चाहिए। भारत का जो तर्क है वो एक खास अंतर्राष्ट्रीय कानून पर टिका है, जिसे कहते हैं थालवेग प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बड़ा सीधा सा है। ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच कोई नदी है और उस पर नावें चल सकती हैं, मतलब वो नेविगेबल है, तो बॉर्डर उसके सबसे गहरे रास्ते के ठीक बीचों बीच माना जाएगा। और यहीं पर आकर असली कानूनी बहस छिड़ जाती है। पाकिस्तान कहता है कि अरे भाई, ये थालवेग प्रिंसिपल तो नदियों पर लागू होता है और सर क्रीक तो एक टाइडल एस्चुअरी है, नदी नहीं, तो ये कानून यहाँ लग ही नहीं सकता। दूसरी तरफ भारत का स्टैंड है कि हाँ, ये नेविगेबल है, इसमें नावें चलती हैं, इसलिए ये सिद्धांत यहाँ बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की इस पतली सी पट्टी के लिए इतना झगड़ा क्यों, मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? तो जवाब है, बहुत कुछ। इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व ही इस विवाद की असली जड़ है। तो देखिए, असली लड़ाई सिर्फ इस 96 किलोमीटर की नहीं है, लड़ाई है इसके आगे की, क्योंकि ये छोटी सी लाइन तय करेगी कि अरब सागर में किसकी समुद्री सीमा कहाँ तक होगी। ये फैसला करेगा कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजी किसे मिलेगा। और ईईजी का मतलब है समुद्र के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडार पर हक। साथ ही ये इलाका मछलियों से भी भरा पड़ा है, तो बहुत कुछ दांव पर लगा है। और बात सिर्फ पैसे या संसाधनों की नहीं है, इसका एक बहुत गंभीर सुरक्षा पहलू भी है। ये जो पूरा दलदली इलाका है ना,
ये अवैध घुसपैठ के लिए एक आसान रास्ता बन सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें याद रखना चाहिए कि 2008 में मुंबई पर जो हमला हुआ था उसमें आतंकवादी समुद्री रास्ते से ही आए थे। इस घटना के बाद से इस पूरे इलाके की संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक मानवीय पहलू भी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। वो हैं यहाँ के मछुआरे। बेचारे पीढ़ियों से इसी पानी में मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। अब क्योंकि कोई साफ बॉर्डर लाइन तो है नहीं, तो वो अक्सर अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं और फिर उन्हें दूसरे देश की सेना पकड़ लेती है। उनकी जिंदगी के कई कई साल जेलों में ही बीत जाते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा क्या है कि इतने दशकों के बाद भी ये मसला सुलझ नहीं पाया है? वजह एक नहीं बल्कि कई सारी हैं और सब एक दूसरे में उलझी हुई हैं। अगर हम इसे समझना चाहें तो 4 बड़ी वजह हैं। पहली, जैसा हमने देखा, इसका भूगोल ही बदलता रहता है। दूसरी, इसकी ज्वारीय प्रकृति। तीसरी, वो 1914 वाला पुराना अस्पष्ट कानूनी दस्तावेज। और चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह, भारत और पाकिस्तान के बीच भरोसे की भारी कमी। इन चारों ने मिलकर इस मुद्दे को एक ऐसी पहेली बना दिया है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सरक्रीक का ये विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब भूगोल खुद ही परमानेंट नहीं है तो उस पर खींची गई सीमाएं स्थायी कैसे हो सकती हैं। ये सिर्फ 2 देशों के बीच जमीन का झगड़ा नहीं है, ये इंसान और लगातार बदलती प्रकृति के रिश्ते पर भी एक बहुत